हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईई रूल्स की, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आप ये देख ही रहे होंगे। सबसे पहले थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि इसमें क्या करेंगे हम लोग। आई रूल्स, आई का फुल फॉर्म क्या होता है? आई का फुल फॉर्म होता है हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। आई का क्या मतलब होता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। और रूल्स का मतलब रूल्स होता है। तो एक्चुअली से क्या होता है कि जैसे आपने हमारे भारत देश में संविधान होता है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल वगैरह होते हैं, क्लॉज वगैरह होते हैं। उसी तरीके से हमारा क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे ट्रांसमिशन करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए सारी की सारी जो हमारी गाइडलाइंस मिलती हैं वो हमारी किसके थ्रू मिलती हैं? वो मिलती है आई रूल्स के थ्रू। यानी कि प्रोवाइड अस गाइडलाइंस फॉर द जनरेशन, ट्रांसमिशन, सप्लाई एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या एक रूल्स हैं। तो कब आए थे ये? तो ये 19, इसको शॉर्ट में CER का कहा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, 1956 के थ्रू अंडर द सेक्शन ऑफ 37 ऑफ IER, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1910। ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे आए हुए थे। तो अब इसका हमारा यूज क्यों होता है? तो आपने ये समझ भी लिया होगा कि जनरेशन है, ट्रांसमिशन, सप्लाई, वोल्टेज, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब के लिए आई रूल्स का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, जो इस क्लास में हम लोग जो बात करेंगे, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखिए वैसे तो हमारे 143 रूल्स होते हैं। ठीक है ना। आप तो जानते ही होंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है कि रूल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना। लेकिन सारे रूल्स को आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपके आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, वो सारे रूल्स पढ़ने हैं। तो इसमें आज की क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते जाएंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सारे का सारा मैं करूंगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छे तरीके से देखना, तभी आपको कंफर्म समझ में आएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्लास को आप पूरा देखना, अच्छे से देखना। और आपको आधे से ज़्यादा रूल्स तो मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, आपको याद करने की कोई टेंशन ही नहीं। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे और याद भी हो जाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा अपने चैनल के संबंधित, कि इसमें मैंने 400 MCQ किसके, IMRE के 400 MCQ कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके साथ साथ मैंने 300 MCQ UEET के और 300 MCQ मैंने EDD सेकेंड के भी कंप्लीट करवा दिए। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिए। हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। दोस्तों आपके एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम्स आपके होंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपने क्विज वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं IS का। देख लो, आपने जो आई रूल्स पढ़ा था, एक होता है IS का होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी। उसके बारे में हम लोग अलग सेपरेट किसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है कि डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट वोल्टेज किस रूल में है। इसको पहले समझ लीजिए कि हमारे से यहाँ पर पूछा गया है जो हमारा सर्किट वोल्टेज होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए हैं, उसके साथ साथ उसको कैसे एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी मैंने सेटअप किया। सो क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको प्रॉपर इस चैनल पर मिलती हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट वोल्टेज, यानी कि जो हमारा सर्किट का वोल्टेज होता है, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है उसमें अंतर। तो वो किस रूल्स में बताया गया है, जो सर्किट पे वोल्टेज होता है उसका अंतर किस रूल पे बताया गया है। तो रूल नंबर 28, रूल नंबर 41, या फिर रूल नंबर 29, या फिर रूल नंबर 35। यानी रूल का मतलब ये आई रूल्स के बारे में पूछ रहा है। बताइए इसमें दोस्तों कौन सा सही है, जल्दी से चैट में बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा कि डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट वोल्टेज। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो आपके टर्म्स इंग्लिश में याद करने लगे, मैं उनको इंग्लिश में ही बताऊंगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करूंगा। सो डोंट वरी, क्लास को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। बताइए जल्दी से इसमें कि डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट, जो सर्किट का वोल्टेज होता है, यहाँ पर मैं टोटल ओवरऑल वोल्टेज की नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ केवल सर्किट के वोल्टेज की बात कर रहा। जो सर्किट का वोल्टेज होता है उसको अगर हमें डिस्टिंक्शन, लेकिन उस पर अंतर बताना हो तो किस रूल पर होता है, ये बताइए जल्दी से दोस्तों। हम बता दें डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट वोल्टेज के आई रूल्स में होता है, तो वो दोस्तों हमारा होता है कौन सा, वो होता है हमारा आई रूल्स 41। कौन सा होता है दोस्तों? आई रूल्स 41, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब देखिए यहीं पर आप थोड़े से आप डाउट में आ रहे हो कि सर सर्किट वोल्टेज भी वहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उन्हीं ये रूल नंबर 28 में क्या डिस्क्राइब किया गया, रूल नंबर 29, 35, इन सब में क्या डिस्क्राइब किया गया। देखिए दोस्तों जो ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ उन ऑप्शन, हर एक ऑप्शन के बारे में भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन ऐसे रख दिया, तो उन ऑप्शनों को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग केवल क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज की बात करें, केवल वोल्टेज के क्लासिफिकेशन की बात करें,
ठीक है ना। डिफरेंट सर्किट वोल्टेज की नहीं, इस बात को आप याद रखना। तो केवल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट वोल्टेज की बात करें तो वो हमारा बताया गया है रूल नंबर 28 में। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे लो वोल्टेज कितना होता है, तो ये हमारा आई रूल्स 28 में बताया गया है कि जो लो वोल्टेज होता है वो 0 से 250 वोल्ट तक, यानी कि 0 से 250 वोल्ट के बीच अगर कहीं पर वोल्टेज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज बोलते हैं। यहीं अगर 250 से 650 वोल्ट के बीच में अगर हमारा वोल्टेज है तो उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम वोल्टेज। और अगर हमारा वोल्टेज 650 से 33 केवी तक है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज। अब आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारा 11 केवी जो वोल्टेज है वो कैसा वोल्टेज है, तो ये हमारा हाई वोल्टेज है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैसे होता है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो रेंज होती है दोस्तों, वो हमारी रेंज होती है, कितनी होती है, 33 केवी टू 132 केवी, ठीक है ना। इसके बाद अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स और यहाँ से ये दोस्तों आपको न्यू लग रहे होंगे, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है, ये एग्जैक्ट मान होता है। देखो इन सब में तो वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन जो मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है कितना होता है, तो वो होता है हमारा 400 केवी। और अगर बोल दे आपसे कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज कितना होता है, एक्स्ट्रा नहीं अल्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं, तो वो कितना होता है, 765 केवी होता है। तो ये अगर आप पॉइंट सारे के सारे नोट्स करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी मैं हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। अब देखिए रूल नंबर 29 में क्या बताया गया, तो देखिए वो जो ऑप्शन है उन सभी ऑप्शनों के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा मैं अच्छे से कि रूल नंबर 29 में क्या बताया गया। तो रूल नंबर 29 में बताया गया कि ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन एंड ऑपरेटर्स सेल बी सफिशिएंट रेटिंग फॉर पावर। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग क्या होता है कि आप सपोज आपके घर पे वोल्टेज, तो आपके घर पे आ रहा है 440 वोल्टेज का सपोज, और आपने वहाँ पर कोई उपकरण लगा दिया है 220 वोल्टेज का, तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो इसी तरह ये फिर आपके घर पे वोल्टेज आ रहा है 220 का और आप अपने घर पे मतलब इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं 440 का, तो कहीं ना कहीं ये सूटेबल नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स होती हैं उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, और या फिर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स होती हैं, या फिर आप जो सप्लाई लाइन्स ले रहे हैं उन सब की जो, या फिर जैसे आपने बता दिया कि यहाँ कहीं पर कोई पिन वगैरह लगा है या फिर कोई सप्लाई लाइन्स है जैसे, तो वहाँ पर अगर कोई कैसी मतलब जो एक ऑपरेटर्स वगैरह लगे तो उनकी भी प्रॉपर और सफिशिएंट रेटिंग होनी चाहिए। ये हमारा बताता है रूल नंबर 29 में, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद रूल नंबर 35 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 35 में क्या बताया, रूल नंबर 35 में बताया गया खतरा या फिर सावधानी को, ये दोस्तों सबको रट ही गया होगा, हर एक कहीं ना कहीं कोई भी क्लास आप देखेंगे तो उसमें जरूर बताएगा रूल नंबर 35। रूल नंबर इसमें क्या होता है कि एक खोपड़ी होती है, सिंपल से क्या है, एक खोपड़ी होती है और क्या होता है उसमें से 2 साइन बने होते हैं, ऐसे 2 साइन बने होते हैं, ये ऐसे करके हड्डियाँ 2 बनी होती हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें खतरा वगैरह लिखा होता है। तो ये जो साइन होता है दोस्तों, ठीक है ना, ये साइन किस रूल के अंतर्गत आता है, तो ये रूल नंबर 35 के अंतर्गत आता है। रूल नंबर 41 की बात करें तो रूल नंबर 41 में क्या बताया, इसमें बताया गया डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट वोल्टेज, यानी कि जो सर्किट का डिफरेंट वोल्टेज होता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है कि आई रूल 61 में क्या बताया गया या फिर किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कनेक्शन विथ अर्थ मोर देन 125 वोल्टेज, यानी कि अगर कहीं पर भी वोल्टेज 125 वोल्टेज से ज़्यादा है तो उसको हमें उस ऑपरेटर्स को, इस इक्विपमेंट्स को क्या करना, हमें अर्थ करना पड़ेगा। या फिर अनअर्थ कंडक्टर मस्ट बी कनेक्टेड टू द आयरन क्लेड फ्यूज एज अ प्रॉपर। जो हमारे अनअर्थ कंडक्टर होते हैं जो भूम से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो एक आयरन उनमें क्या होता है, उन कंडक्टर में एक आयरन क्लेड फ्यूज क्या होता है, कनेक्टेड होता है प्रॉपर प्लेस में। या फिर अर्थिंग प्लेस के बारे में, या फिर ये बताता है कि जो सप्लायर होता है उसको क्या करना चाहिए, सप्लायर सर प्रोवाइड द मेंटेन ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस फॉर द कंज्यूमर यूज अ सुटेबल अर्थ टर्मिनल। यानी कि सप्लायर को, जैसे सप्लायर जब सप्लाई देता है तो वहाँ पर उसको जो कंज्यूमर साइड में एक अर्थ टर्मिनल उसको ज़रूर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमारे क्या, बाकी उसकी देखभाल हमारा कंज्यूमर को ही रखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले कौन लगाएगा, वो सप्लायर जरूर देगा। ये फिर इसके बारे में बताते हैं। तो बताइए दोस्तों इसमें से रूल नंबर 61 के बारे में 61 क्या कहता है। दोस्तों बताइए चैट में क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा रूल नंबर 41 है, क्या जो दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 41 है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा संबंधित है कनेक्शन विथ अर्थ मोर देन 125 वोल्टेज। यानी कि रूल नंबर 61 में ये बताया गया है कि अगर कहीं पर भी 125 वोल्टेज से ज़्यादा का वोल्टेज है तो उस पॉइंट को तुम्हें अर्थ करना पड़ेगा। अब ये सारे के सारे बाकी ये 3 पॉइंट्स ये किन उसमें बताए गए हैं आई रूल्स में, उनके बारे में देखेंगे कि अनअर्थ कंडक्टर मस्ट बी कनेक्टेड टू आयरन क्लेड स्विच, यानी कि जो अगर कंडक्टर एक अर्थ नहीं है तो वहाँ पर एक आयरन क्लेड तो फ्यूज प्रॉपर जगह पर प्लेस होना चाहिए। या फिर अर्थिंग प्लेस के बारे में, या फिर सप्लायर सेल बी प्रोवाइड मेंटेन ऑन द कंज्यूमर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स
यूजर सुटेबल अर्थ टर्मिनल, यानी कि कंज्यूमर साइड पे एक सुटेबल अर्थ, ये सब सारे के सारे किस रूल्स में वर्णित है। तो पहले बता दें कि अनअर्थ कंडक्टर मस्ट बी कनेक्टेड टू आयरन क्लेड फ्यूज, यानी कि जहाँ कहीं पर भी अगर कोई कंडक्टर हमारा भूम से कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर एक आयरन क्लेड फ्यूज का प्रयोग करना पड़ेगा। वो किस में बताएगा, तो वो बताएगा हमारा रूल नंबर 31 के बारे में। किसके बारे में बताएगा, वो हमारा ये वर्णित है रूल नंबर 31 के बारे में। अगर हम लोग अर्थिंग प्लेस की केवल बात करें तो अर्थिंग प्लेस हमारा वर्णित है, ठीक है ना, ये वर्णित है हमारा रूल नंबर 32। और हम लोग बात करें कि हमारा सप्लायर को कंज्यूमर प्राइमिसेस या कंज्यूमर साइड पे एक प्रॉपर अर्थ टर्मिनल देना पड़ेगा। ये किस में बताया कहा गया है, तो ये बताया गया हमारे, ये कहा गया है रूल नंबर 33 में, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये सब सारे के सारे रूल्स में क्या बताया गया है, तो ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रॉपर इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आई रूल्स, यानी कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर इंसुलेशन से संबंधित किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, ये बताना है। रूल नंबर 34, रूल नंबर 41, रूल नंबर 38, रूल नंबर 36। बताइए दोस्तों किसमें एक प्रॉपर इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए किस इसमें वर्णित है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा आई रूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के उस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, वो हम आपको बता दें आई रूल्स 38 में। किस में वर्णित है दोस्तों, वो वर्णित है आई रूल्स 38 में। यानी कि कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है तो उसकी प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब इक्विपमेंट्स लाए, जैसे आप प्रेस लाए तो उसकी प्रॉपर इंसुलेशन नहीं, या फिर कोई वायर लाए उसकी प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, तो इन सब का जो भी है सब किस में वर्णित होता है, आई रूल्स 38 में वर्णित है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सही है कौन सा, 38। अब हम लोग बात करते हैं कि रूल नंबर 34, रूल नंबर 41, रूल नंबर 36, इन सब में क्या कहा गया है। तो देखो हम लोग बात करते हैं तो रूल नंबर 34 में हमारा कहा गया हाइट और एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर। इसमें से रूल नंबर 34 में ये बताया गया दोस्तों कि जो हमारा अगर हमारा कहीं पर भी बेयर कंडक्टर का मतलब है कि अगर कहीं पर खुला तार कोई है तो वो इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए कि आसानी से वहाँ कोई ना पहुँच पाए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आसानी से पहुँच जाएगा तो उसको करंट का झटका वगैरह लग सकता है। यानी इसी वजह से कि हाइट और एक्सेसिबिलिटी या बेयर कंडक्टर, यानी कि जो बेयर कंडक्टर होते हैं खुले बिना इंसुलेशन वाले, तो वो प्रॉपर कितनी ऊँचाई पर होनी चाहिए, उनकी कितनी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ये बताया गया दोस्तों। अब बात करते हैं रूल नंबर 36। रूल नंबर 36 में ये बताया गया है कि व्हेन वी वर्क एट ओनली इलेक्ट्रिकल मशीन्स देन फर्स्टली कनेक्टेड टू अर्थ एंड चार्ज फ्लो थ्रू द अर्थ, यानी कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में काम करें तो उससे पहले क्या होना चाहिए कि वो फर्स्टली कनेक्टेड टू द अर्थ, वो सबसे पहले किससे, अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो कहाँ पर चला जाए, वो हमारा अर्थ में चला जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा किस रूल में बताया गया दोस्तों, तो ये हमारा रूल नंबर किसमें 36 में बताया गया। देखिए दोस्तों आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है। क्लास को प्लीज़ पूरा देखिएगा, इसके बाद और जितनी ज़्यादा टाइम्स आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में और भी ज़्यादा याद हो जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मैं हिंदी पे भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर किस आई रूल्स में वर्णित है। अब देखिए क्या होता है कि कहीं पर भी अगर कोई मशीन लग रही है, कोई फैक्ट्री मतलब कुछ भी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल लग रहा है बड़ा, तो वहाँ क्या होता है उसके जो जेई वगैरह से जो लगभग एक होता है हमारे एक ऐसे पोस्ट, जैसे जेई की पोस्ट होती है, ऐसे एक हमारी पोस्ट होती है इंस्पेक्टर की। जैसे आपके जो नॉर्मल इंस्पेक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, कहीं पर कोई बवाला वगैरह हो जाए तो वहाँ पर आते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर कोई इंस्टॉल हो रहा है, कोई मशीन इंस्टॉल हो रही, तो वहाँ पर हम लोग इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होता है उसको बुलाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन, अब हो गया सपोज कोई आ गया और आप मतलब आपने कोई गलती कर दी, तो वहाँ पर इंस्पेक्टर चेक करने है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। तो आप ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे ही आ गया, फर्जी कोई व्यक्ति आ गया, तो आप उसकी क्वालिफिकेशन यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन चेक मतलब किस नियम में वर्णित है कि भाई आप मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए इंस्पेक्टर, ये सब सारी चीज़ें। तो क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन के बारे में किस में वर्णित है दोस्तों, वो बताना है आपको। रूल नंबर 63, रूल नंबर 131, रूल नंबर 4 या फिर रूल नंबर 84। जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है, बताइए इसमें जल्दी दोस्तों कौन सा सही है हमारा। दोस्तों हम अब बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर की, तो वो किस आई रूल्स में वर्णित है दोस्तों, तो वो दोस्तों हमारा वर्णित है आई रूल्स 4 में। किसमें, आई रूल्स 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही है, यानी कि रूल नंबर 4 में वर्णित है क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं सभी ऑप्शनों के बारे में। जो आई रूल्स हमारा 63 है, इसमें ये अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि अगर आप कहीं पर भी कोई इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों,
अगर कहीं पर भी कोई इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह से ऐसा कुछ छेड़छाड़ करने कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो इंस्पेक्टर उससे लेना पड़ेगा। और ये किस रूल में वर्णित है? तो ये हमारा वर्णित है रूल नंबर 63 में। किस में वर्णित है दोस्तों? वो रूल नंबर हमारा 63 में वर्णित है। अब बात करते हैं कि एक जो आई रूल्स 131 सुपरविजन ऑफ वर्क। देखिए दोस्तों, ऐसा क्या होता है? सुपरविजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि सपोज कहीं पर किसी ठेकेदार ने फिर किसी कंपनी ने कहीं पर भी, जैसे जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी कंपनी सपोज ले लिया और वहाँ पर काम करके तो चले गए। अब ऐसा तो है नहीं क्या वहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं होगा या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता कहीं, तो इस वजह से क्या होगा? तो जैसे किसी ठेकेदार ने या फिर किसी ने वहाँ पर अगर कोई भी इंस्टॉलेशन का काम किया है बहुत बड़ा, तो उसके प्रॉपर देखभाल के लिए एक व्यक्ति को यानी कि एक सुपरवाइज़र को भी क्या करना पड़ेगा? नियुक्त करना पड़ेगा, ताकि वो सुपरविज़न यानी कि काम को प्रॉपर देखता भी रहे, कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें वो देखता रहता है। तो ये हमारा किस आई रूल्स में बताया गया दोस्तों? तो ये हमारा बताया गया आई रूल्स किस में बताया गया? 131 में बताया गया है। अब बात करते हैं कि आई रूल्स 84। तो आई रूल्स 84 प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरोड्रोम्स। एरोड्रोम्स का मतलब सिंपल से यहाँ पर होता है हवाई जहाज़, यानी कि एरोड्रोम वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पर हवाई जहाज़ में इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर एरोड्रोम्स होते हैं, इतना समझिए हवाई अड्डा। तो वहाँ पर आप कोई कंडक्टर है या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल का टावर वगैरह, स्टील टावर ऐसा कुछ स्थापित कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड, ठीक है ना, उन सब की रिलेटेड यानी कि वो उससे जो रिलेटेड हमारा नियम है, या ग्राउंड क्लियरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि प्रॉक्सिम यानी कि उसके कितना एरोड्रोम्स, कितना हवाई अड्डे के पास है वो चीज़ की कोई लाइन, कितनी दूर है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इससे कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस वगैरह आने लगता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो एक प्रॉक्सिमिटी का होता है अंतर, लगभग अंतर। तो ये जो अंतर होता है किस में बताया गया? आई रूल्स 84 में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से ऑप्शन क्या है? आई रूल्स 84 में ये बताया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की चोरी से संबंधित नियम कौन है? ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहीं कहीं क्या लगभग लोग कटिया डाल के बीच से क्या कर लेते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं। तो इससे क्या, इलेक्ट्रिकल की जो चोरी वगैरह है उससे संबंधित कौन सा नियम है? रूल नंबर 42, रूल नंबर 39, रूल नंबर 44 या फिर रूल नंबर 45? दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, जल्दी से चैट में बताइए कौन से इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उससे चोरी से संबंधित कौन सा नियम है। दोस्तों प्लीज़ बताइए, जल्दी से चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो चोरी है या फिर उससे संबंधित नियम है, क्या सज़ा का प्रावधान रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा का सारा किस रूल्स में बताया गया? पहला ऑप्शन है रूल नंबर 42, रूल नंबर 39, रूल नंबर 44 या फिर रूल नंबर 45। दोस्तों बताइए कौन से नियम में वर्णित है ये? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चोरी करने या फिर उससे जो सदा का प्रावधान, ये सारा का सारा आई रूल्स 39 में वर्णित है। कौन से? आई रूल्स 39 में वर्णित है, ठीक है ना। अब इन सब रूल नंबर 45, 42, 44, 45 इन सब में क्या वर्णित है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सारे के सारे नियम यहाँ पर आ गए। तो पहले बात करते हैं रूल नंबर 42 के बारे में। तो रूल नंबर आई रूल 42 के बारे में कहता है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन मस्ट हैव फायर एक्सटिंग्विशर और ड्राई सैंड या फिर फर्स्ट एड। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नियम है, प्लीज़ इसको अगर आप नोट करें तो नोट कर लीजिए। हो सकता है ऐसी, हो नहीं सकता, लगभग आपके चांसेस होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। और मैं तो कहता हूँ जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो, तो उसी से ही अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो हम लोग बात करते हैं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन में वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ड्राई सैंड हो गया, फर्स्ट एड हो गया, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखने के जो नियम है यानी कि होना ही चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन में। तो ये किस आई रूल्स में वर्णित है? तो ये हमारा आई रूल्स 42 में वर्णित है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटेड विथ फर्स्ट एड। अब देखिए क्या हो सकता है, अगर कहीं पर किसी को चोट लग जाती है यानी इलेक्ट्रिसिटी से ऐसा कुछ, तो उसको फर्स्ट एड जो दिया जाएगा, तो फर्स्ट एड किस तरीके से दिया जाएगा, कितने तरीके से, तो ये इसके बारे में मैंने अच्छे से क्लास आईएमआरई में ले ली थी कि कैसे कृत्रिम श्वसन की विधियाँ होती हैं, कितनी विधियाँ होती हैं, इन सबके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके थोड़ा सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आईएमआरई दोनों, एक तुम्हारा थ्योरी वाला है और एक हमारा क्वेश्चन वाला भी है, ठीक है ना, तो लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाके प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो यहाँ पर हमने रिलेटेड विथ फर्स्ट एड यानी कि जैसे किसी को चोट लग गई तो अब उसे कैसे उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना है
ये सारा का सारा हमारा जो बताया गया, तो ये हमारा रूल नंबर 44 में बताया गया, इसमें रूल नंबर 44 में बताया गया। आई रूल्स 45 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, रिपेयरिंग मस्ट बीन ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अभी तो देखो, अभी मैंने एक सुपरविज़न यानी कि कोई काम को देख रेख के लिए, एक हमारा होता है कि अगर कहीं पर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन का इंस्टॉलेशन करना है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना है या फिर रिपेयरिंग करनी है, तो ये सब ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास सरकार की तरफ से एक आइडेंटिटी यानी कि ऑथराइजेशन हो, यानी कि उसको अनुमति हो, तभी वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया मतलब वो जानने लगा तो वो जान रहा है कि भाई मशीन को कैसे फिट किया जाता है, तो उसके पास कोई अप्रूवल नहीं है और वो ऐसे जाके सब करने लगे सही से। देखो ऐसा भी नहीं होता, ये सारी की सारी, तो ये इसके लिए भी एक हमारा इसके लिए भी हमारा रूल नंबर कौन सा 45, आई रूल 45 बताया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, कि लीकेज करंट का मान 1/5000 रेटेड करंट का होता है, ये बताना है दोस्तों। और ये जो होता है मतलब ये देखिए, पहले तो मैंने इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए। पहला क्वेश्चन तो यही मैंने बता दिया कि जो लीकेज करंट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो रेटेड करंट का कितना होता है दोस्तों, तो वो रेटेड करंट का 1/5000 होता है। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। अब पूछा कि ये किस रूल में वर्णित है दोस्तों, ये आपको बताना है। रूल नंबर 47, रूल नंबर 48, रूल नंबर 49 या फिर रूल नंबर 50, बताइए दोस्तों किस में वर्णित है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे रूल नंबर 48, किसमें, रूल नंबर 48 में हमारा लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट का मान जो होता है वो रेटेड करंट का कैसा होता है, रेटेड करंट का 1/5000 होता है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा है, बी नंबर सही है। अब आई रूल्स बात करते हैं, आई रूल्स 47 की। तो देखिए ये सारे ऑप्शन इनको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म करूंगा, क्लियर कराऊंगा। सो प्लीज़ आप डोंट वरी, ये इंग्लिश में इस वजह से मैंने दिया क्योंकि टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, लेकिन मैं इसकी हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैट में बताते रहिए। तो हम लोग बात करते हैं आई रूल्स 47 की। तो आई रूल्स 40 के से संबंधित होता है, तो जो आई रूल्स 47 है वो संबंधित होता है कनेक्शन से, यानी कि सप्लायर मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। यानी कि जब हमारा सप्लायर जो होता है वो जो प्रॉपर मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगी कि यहाँ पर हाँ सब कुछ सही है, तभी वो क्या कहते हैं कनेक्शन की क्या देता है, अनुमति वगैरह देता है। ये हमारा किस रूल में वर्णित है, तो ये हमारा रूल नंबर 47 में वर्णित है। आई रूल्स 49 की बात करें तो इफ़ द लीकेज करंट ग्रेटर देन 1/5000 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट देन सप्लायर कट द कनेक्शन इन द 48 आवर्स इन एडवांस नोटिस। यानी कि अब ये देखिए, इसमें तो आपने पूछ लिया मतलब कैसे क्या करना है, लेकिन अगर आपने क्या किया बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब आपने अगर आपके यहाँ लीकेज करंट क्या होती है, जैसे ये दोस्तों एक तार है, यहाँ से एक करंट वैसे जो बीच में क्या होता है दोस्तों, बीच में क्या भरा होता है, तो बीच में हमारा कंडक्टर भरा होता है, ठीक है ना, मेटल वगैरह का जो वो होता है, तो यहाँ से हमारी करंट जाती है। लेकिन अगर यही जो हमारा इंसुलेशन ऊपर लगा है, ये अगर इंसुलेशन हमारा कमज़ोर पड़ जाए तो ये क्या टूट के ये जो करंट है इसका कुछ पार्ट्स हमारा बाहर आ जाएगा, और जब इसे कोई छुएगा उसे झटका लग सकता है। तो सिंपल से यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, कि यही है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ये बताया गया कि अगर आपके यहाँ अगर 1/5000 रेटेड करंट से ज़्यादा लीकेज करंट का मान है तो फिर आपको 48 घंटे पहले नोटिस दे दी जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपको सही करना है, सही करवाना है तो करवा लीजिए, अदरवाइज आपके कनेक्शन को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर हमारा कौन बताता है, तो ये हमारा रूल नंबर बताता है 49, ठीक है ना। कौन सा बताता है रूल नंबर, ये रूल नंबर 49 बताता है। अब आगे चलते हैं, आई रूल्स 50 के बारे में देख लेते हैं। तो आई रूल्स 50 क्या है, तो आई रूल्स हमारा प्रॉपर सर्किट ब्रेकर, यानी कि प्रॉपर जगह पर जो हमारा सर्किट ब्रेकर हो कहाँ पर इंस्टॉल होना कहाँ पर नहीं, तो प्रॉपर सर्किट ब्रेकर भी कहीं जहाँ पर इंस्टॉल करने से संबंधित जो नियम है वो हमारे किस में आता है, वो हमारा रूल नंबर 50 में आता है, ठीक है ना। किस में आता है, वो रूल नंबर हमारा 50 में आता है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कंज्यूमर साइड में हाई वोल्टेज, कंज्यूमर साइड में हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है जल्दी से, कि कंज्यूमर साइड में हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है। दोस्तों सही सोच समझ के आंसर देना प्लीज़, ठीक है ना। मैंने बहुत ही अच्छे अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। बताइए कि कंज्यूमर साइड में हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में वोल्टेज का वेरिएशन कितना होता है, +-3%, प्लस 6%, या फिर +-10%, या फिर 2%। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही है, चैट में जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसमें। दोस्तों हम आपको बता दें, कंज्यूमर साइड पे अगर हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो वेरिएशन है उसमें कितना होगा,
-10% कितना होता है, +-10% होता है। अब देखिए इसमें ये भी एक डिपेंड करता है कि देखिए कहीं कहीं आपको 12.5% भी देखने, तो एक होता है लो होता है और एक हाई होता है, उसमें भी दो बन जाते हैं साइड इस वजह से। लेकिन वहाँ पर जो जनरल यूज किया जाता है वो लोग वो 12.5 लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारा 10% भी होता है, ये लोअर साइड के लिए होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग आई रूल्स 54 की बात करते हैं। तो आई रूल्स 54 में क्या बताया गया है दोस्तों, आई रूल्स 54 में बताया गया डिक्लेयर वोल्टेज वेरिएशन बाय सप्लाई टू द कंज्यूमर, यानी कि जो वोल्टेज का वेरिएशन ये जो इतना हो रहा है, अब देख जैसे हमारा हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 10% हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो इससे जो संबंधित नियम है कैसे कितना क्या होगा, तो ये सब हमारा आता है रूल नंबर 54 में। किसमें आता है, रूल नंबर 54 में आता है। लो वोल्टेज अगर हम अब यहाँ देखो आ गया वो कि अगर हम लोग लो वोल्टेज वेरिएशन की बात करें तो +-6% होता है किसमें, हाई वोल्टेज साइड, और +-9% होता है लो वोल्टेज साइड में। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो +-10% और एक्स्ट्रा ये एच वी साइड होती है, और लो वोल्टेज साइड 12.5 और या फिर 12 सही 1/3 भी होता है। और ये किस तरफ होता है, ये हमारा होता है कि किस तरफ, लो साइड। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हम तो ये तो सिर्फ सही हो गया। ऑप्शन नंबर आपने यहाँ पर बता ही दिया था, कौन सा था यहाँ पर, ये हमारे इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 10 था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है ये देखेंगे। डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन किस आई रूल्स में वर्णित है, दोस्तों सभी को आता होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपने ये वेरिएशन कितना होता है ये तो आपको पता होता है, लेकिन किस आई रूल्स में ये वर्णित है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, तो ये पूछा गया है। कौन सा आई रूल्स, आई रूल्स 55, आई रूल्स 56, आई रूल्स 74 या फिर आई रूल्स 75। दोस्तों बताइए दोस्तों जल्दी से कौन सा सही है कि जो हमारी डिक्लायर्ड फ्रीक्वेंसी जो वेरिएशन था किस आई रूल्स में वर्णित है। दोस्तों हम आपको बता दें जो डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है वो किस में है, जल्दी से बताइए किस रूल में वर्णित है और कितना होता है ये भी बताइए दोस्तों, चैट में जल्दी से बताइए। दोस्तों हम लोग बात करें कि डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आई रूल्स में कितना वर्णित, वो हमारा होता है आई रूल्स 55। कौन सा, आई रूल्स 55। अब बाकी आई रूल्स 56 में क्या है, 74 और 75 सब में क्या है ये देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आई रूल्स 55 की। तो डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन +-3%। ठीक है ना। तो इसका ये होता है। अगले आई रूल्स की बात करें 56 की, तो ये अगर 3 फेज़ 4 वायर कहीं पर सिस्टम है उसके न्यूट्रल को कैसा होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। 70 आयरन आई रूल्स 74 के बारे में तो इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स कैसे होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 117.5 kg या फिर लो वोल्टेज 136 kg। अब बात करते हैं आई रूल 75 की। तो आई रूल 75 में देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आई रूल्स होता है वो कैसे बनता है। तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है कंडक्टर होता है मेड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 95 ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ। इसका सिंपल सा मतलब ये है हुआ, इस लाइन का ज़्यादा से दिमाग नहीं लगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको जो ब्लूटूथ की जो कनेक्शन है, समझ रहे हैं, जो ब्लूटूथ की कनेक्शन है वो हमारी 95% से कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूज ऑफ एनर्जी एट हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किस नियम पर वर्णित है। दोस्तों बताइए जल्दी से कि यूज ऑफ एनर्जी एट हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किस नियम में वर्णित है। रूल नंबर 63, रूल नंबर 43 या फिर रूल नंबर 35 या फिर रूल नंबर 90। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसमें। तो हम आपको बता दें कि यूज़ ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हमारा आई रूल्स कौन सा वर्णित है, आई रूल्स हमारा 43 वर्णित है। आई रूल्स की बात करते हैं। आई रूल्स 90 में क्या बताया गया, आई रूल्स में डांट मत, जल्दी से बताइए दोस्तों। जो हमारा आई रूल्स वो होता है मशीन के लिए, 90 जो आई रूल्स है हमारा वो किसके लिए वर्णित है। अच्छा इसका ऑप्शन तो हमारे इसका ऑप्शन नंबर 43 सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारी ये 43 यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है। आई रूल्स 90 की बात करें तो मेटेलिक बॉडी अब मशीन शुड बी अर्थ, जो मेटेलिक बॉडी होती है आई रूल्स की कैसी होनी चाहिए, शुड बी अर्थ यानी कि अर्थ से जरूर कनेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि लाइटनिंग अरेस्टर से कौन सा नियम संबंधित है। जल्दी से बताइए दोस्तों कि लाइटनिंग अरेस्टर से कौन सा नियम संबंधित है। आई रूल्स 90, आई रूल्स 92, आई रूल्स 93 या फिर आई रूल्स 79। तो दोस्तों हम आपको बता दें लाइटनिंग अरेस्टर में कौन सा नियम संबंधित, वो हमारा नियम संबंधित है आई रूल्स 92 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है।
अब इसमें आई रूल्स में बात करते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन टाइप उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आई रूल 75 के बारे 74 के 79 के बारे में बात करते हैं, तो क्लियरेंस फ्रॉम लो एंड मीडियम लाइन्स, यानी कि जो मीडियम और जो हमारी लो लाइंस होती हैं उनके लिए उसमें कितना सर्विस कनेक्शन का क्लियरेंस रखना है, वो सारा का सारा रूल नंबर 79 में बताते हैं। जैसे वर्टिकल इंस्टॉलेशन कितना होगा 2.5 मीटर, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होगा 1.2 मीटर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब आई रूल्स हम लोग 93 की बात करते हैं। रिलेटेड विथ आई रूल्स 93 में क्या, रिलेटेड विथ पिन एंड सॉकेट, ठीक है ना। अब 3 पिन 5 एम्पियर लाइट फैन, 3 पिन 15 एम्पियर पावर सर्किट के लिए होता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लासेस आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अभी सभी फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट्स आपको क्लासेस लाने के लिए हमेशा मैं मोटिवेट रहता हूँ, बस आप लोगों सभी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। कोई डाउट्स हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। क्या पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, क्या पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। सो प्लीज़ जाइए वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। वहाँ पर डेली क्विज वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन होती है क्लास की मिलती रहती है, ठीक है ना। सो और इसकी PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।